तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक इंडोनेशिया की सच्ची घटना को। इस मूवी का नाम है द कर्स ऑफ नाइल डेविल या द कर्स ऑफ हसीविला। इस मूवी का ओरिजिन इंडोनेशियन नेम है कुतुकाम सेबिलान शैतान। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, काफ़ी सारे आते हैं और एंड तक देखिए और एंड तक इसके अंदर ट्विस्ट चलता रहता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत 1940 की इंडोनेशिया में होती है और हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और उसके कपड़ों पर खून भी लगा था, लेकिन वह खून उसका नहीं होता है। वह लड़की फिर एक क्लोजेट में छुप जाती है और एक फूक यानी कि कांटे की मदद से क्लोजेट के अंदर डच लैंग्वेज में हेल्पर स्कोर करने लगती है। और फिर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिससे बचकर यह बच्ची भाग रही होती है। उस आदमी ने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ था। खैर, वह आदमी उस बच्ची को ढूंढ लेता है और वह उस बच्ची को एक मैसेंटी से ख़त्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उस बच्ची की माँ आ जाती है जो कि पहले से काफ़ी घायल थी और उस बच्ची के कपड़ों पर अपनी माँ का ही खून लगा था। खैर, अब वह बच्ची थोड़ा सा बचकर भागने की कोशिश करती है और बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन वह आदमी उस बच्ची को उसकी आंखों के सामने ख़त्म कर देता है और फिर उस बच्ची को बिस्तर के नीचे से निकालता है। लेकिन यह बच्ची फिर से बच के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वह पहले फ्लोर से फिसल कर नीचे गिर पड़ती है और वह आदमी उस बच्ची को भी ख़त्म कर देता है। फिर यह कहानी 70 साल बाद आती है और हम कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जिसके अंदर एक ग्रुप था जिसके अंदर नाम होते हैं वर्दी, श्रेया, डेफोन, मी और लिया। लिया असल में एक कैफ़े में काम करती है। अब डेफोन ने प्लान बनाया था कि यह सभी दोस्त ग्रेजुएशन के पहले कहीं घूमकर आएंगे और इसलिए डेफोन ने 1 लाख रुपए पर इंडोनेशिया रुपया से दूर एक जगह पर 5 दिन के लिए विला रेंट पर लिया था। और लाख रुपया इंडोनेशियन रुपया मतलब होता है इंडियन में 2600 से 2700। और उसने वह दूर विला इसलिए भी लिया था क्योंकि वह काफ़ी सस्ता भी था, देखने में काफ़ी सुंदर भी था। अब यहाँ पर इस पर लिया को शक होने लगता है कि कहीं डेफोन के साथ कोई स्कैम तो नहीं हो गया, लेकिन डेफोन यह कहता है कि उसके दोस्त ने वह विला चेक किया था और वह कोई स्कैम नहीं है, यह बिल्कुल रियल डील है। खैर, इसके बाद रात को वह सभी लिया को उसके कैफ़े के बाहर से लेकर उस विला के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि वर्दी लिया को पसंद करता है और लिया ने वर्दी का प्रपोजल एक बार रिजेक्ट कर दिया था और अब वर्दी के अंदर उसे फिर से प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी। खैर, पूरी रात ड्राइव करने के बाद वह सभी अपने डेस्टिनेशन पर यानी कि विला पर पहुंच जाते हैं और रास्ते में वह एक ढाबे पर चाय पीने के लिए भी रुकते हैं और वह विला उस ढाबे से 30 घंटे की दूरी पर था। खैर, अब यह सभी बातें कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और तभी उस ढाबे की ऑनर आकर उनसे यह पूछती है कि वह सभी यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। तो डेफोन चेक करके उस विला का नाम ढूंढता है और वह ऑनर को यह बताता है कि वह सभी असल में तनगर विला में स्टे कर रहे हैं और उस विला का नाम सुनते ही ढाबे की ऑनर बहुत डर जाती है और बहुत ही जल्दी में वहां से चली जाती है। अब इसके बाद वहां तनगर विला का गियर टेकर नॉर्थो आता है और वह सभी को अपने साथ विला लेकर जाता है। विला पहुंचकर सभी डेफोन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वह विला पिक्चर्स में जैसा था रियल में बिल्कुल वैसा नहीं था और रियलिटी में वह किसी हॉन्टेड विला या फिर मेंशन जैसा दिख रहा था। बट क्योंकि डेफोन ने उस विला के लिए पैसे पे कर दिए थे तो अब उन्हें 5 दिन उस विला में कैसे भी करके बिताना था। अब यहाँ सेरा और विला की पिक्चर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और फिर नॉर्थो उन सबको विला दिखाने के लिए अंदर लेकर जाता है और हम उन सब के जाने के बाद में बाहर लगे हुए झूले पर एक लेडी के भूत को भी देख पाते हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी। विच एक्सप्लेन कि यह विला इतने सस्ते में क्यों मिल गया और
सबसे बड़ी बात कि अगर रेफोन के दोस्त ने चेक किया था कि यह विला काफ़ी सुंदर है, तो अभी ऐसा क्यों दिख रहा था? क्या ऐसा तो नहीं कि लोगों को फंसाने के लिए पहले इस विला ने खुद को अच्छा दिखाया हो? खैर, दूसरी ओर नारुतो और उन सबको पूरा विला दिखाता है और वहाँ पर लिया को उस विला की 1940 की एक फ़ोटो मिलती है, जिसमें उस विला का नाम असल में हेन्स विला था। और इस बारे में जानने के लिए तो नारुतो से पूछती है कि उस विला को अब तनगर विला क्यों कहा जाता है। तो नारुतो उन सारी बात पर बताता है कि 1940 में उस विला का ऑनर एक डच आदमी था और वह अपने परिवार के साथ उस विला में रहता था। लेकिन एक रात अचानक से उस पूरे परिवार का खून हो गया था और उसके बाद वह विला कई सालों तक ऐसे ही खाली रहा। लेकिन कुछ ही साल पहले तनगर नाम के एक मर्चेंट ने वह विला खरीद लिया। लेकिन कुछ साल पहले वह भी खत्म हो गया और उसके बाद से ही इसका नाम तनगर विला पड़ गया था। खैर, इसके बाद नारुतो उन सबको बेसमेंट में जाने से भी सख्त मना करता है और वह उनको यह बोलता है कि वह विला के पीछे ही रहता है और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उसको बुला ले, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वर्दी को हम वॉशरूम में देखते हैं और मी को भी वॉशरूम आया हुआ था। तो मी बाहर कुएं के पास चला जाता है, लेकिन अब वॉशरूम के अंदर वर्दी के पीछे एक लेडी के भूत को देखते हैं। लेकिन यह भूत झूले वाले भूत से अलग था और उधर बाहर मी को एक बच्ची का भूत दिखता है, लेकिन यह उस लड़की का भूत नहीं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में खत्म होते देखा था, जिसका मतलब यह है कि इस घर में एक से ज़्यादा भूत थे और वो भी बहुत सारे अलग-अलग। खैर, अब वह बच्ची मी का पैर पकड़ लेती है और इससे मी को बहुत डर जाता है और जल्दी से भागकर विला में चला जाता है। वह बाकियों को भी सारी बात बताता है, लेकिन वर्दी और डेफोन का यह कहना था कि मिको ने शायद किसी डॉग को देखा होगा। खैर फिर ना तो वहाँ पर आता है और वह बताता है कि वह किसी काम के सिलसिले में थोड़ी देर के लिए शहर से बाहर जा रहा है। तभी लिया को दिखाया जाता है कि जो क्लोजेट में कपड़े रखे रही थी और मेरा बाथरूम में नहाने की तैयारी कर रही थी। तभी लिया को शॉकिंगली उस क्लोजेट के अंदर कुछ गुदा हुआ दिखाई देता है, यानी कि कार्व हुआ। और यह वही कार्विक थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस बच्ची ने लिखी थी, जिसका मतलब था कि हेल्प अस। और एक और बच्ची का गोश्त अंधेरे में से निकलकर लिया को कहता है कि हेल्प अस, और इससे लिया बहुत डर जाती है। उधर बाथरूम में सेरा को शावर नोजल में से कुछ आवाज़ आती है और जब वह उसे जाकर उठाती है तो उसमें से एक खून शावर होने लगता है और सेरा पूरी खून से लथपथ हो जाती है और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर लिया और बाकी सब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था और वहाँ खून की एक बूंद तक नहीं थी। फिर इसके बाद सभी पैरा को शांत करते हैं और वह सेरा को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ डेफोन यह कहता है कि दुनिया में हर जगह हॉन्टेड होती है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई तो मरा ही होता है। वह विला भी हॉन्टेड है, लेकिन अगर वह उस विले की रिस्पेक्ट करेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी डेफोन की रिफंड नहीं मिलने वाली थी, तो यह बातें तो बोलनी ही पड़ती। खैर, अब डिनर करने के बाद सेरा और लिया घर के बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर सेरा अपना इंस्टाग्राम चेक करती है और वह देखती है कि उस विला की जो फोटो उसने इंस्टाग्राम पर डाली थी उस पर लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि वह विला सच में हॉन्टेड है। और जब लिया उस क्लोजेट में कार्व करे हुए उन वंडर्स को ट्रांसलेट करती है तो उसको पता चलता है कि उन शब्दों का मतलब था हेल्प अस, और इससे वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन वह यह बात सेरा को नहीं बताती क्योंकि वो तो ऑलरेडी डरी हुई थी। तभी रात को हमें दिखाया जाता है कि जब सब सो रहे थे तब वह विला में एक फैमिली नाच कर रही थी एंड प्रोबेबली वह उनकी फैमिली मेंबर्स के गोस्ट हैं जिनका उस विला के अंदर खून हुआ होगा। और हमने जिन लोगों के भी गोश्त को देखा है या फिर आगे जिनके भी भूतों को देखेंगे वो उन्हीं की फैमिली मेंबर्स के ही होंगे। अब वर्दी को नींद नहीं आ रही थी और उसे हॉल में
हॉल में से कुछ आवाज़ आने लगती है जो कि वह भूत कर रहे थे। लेकिन जब वर्दी वहाँ पर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता और वर्दी अब वापस अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बूढ़ी महिला गुजरती है, नीचे बेसमेंट में चली जाती है और वर्दी उसके पीछे बेसमेंट में जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डेफोन आ जाता है जो कि वहाँ पानी लेने आया था। वो वर्दी को वहाँ से ले जाता है और दोनों फिर अपने रूम में चले जाते हैं और डेफोन जब अपने रूम में जाकर सो जाता है तो ढेर सारे भूत डेफोन के आसपास अपने आप आ गए थे और शायद से वह उससे काफ़ी नाराज थे क्योंकि डेफोन ही अपने दोस्तों को उस विला में लेकर आया था और वह विला उस फैमिली का था जिसका खून हो गया था। अब मरने के बाद भी उस परिवार के भूतों ने उस घर को अपना ही मान रखा था, यानी यह भूत आफ्टर लाइफ में जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका इस विला से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था, या फिर शायद वह ऐसे हालातों में ख़त्म हुए जिसके चलते वह आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहे थे। अब अगली सुबह फिर सभी नाश्ता कर रहे होते और निया बर्तन धोने चली जाती है, लेकिन वहाँ विला में पानी नहीं आ रहा था। तो लिया मीको को जाकर कुएं से पानी लाने के लिए कहती है और मी बाहर जाके कुएं से पानी निकालने लगता है और उसने असल में वहां सूखने के लिए जो कपड़े टांगे हुए थे उसके पीछे उसे एक लेडी दिखाई देती है। वह हिम्मत करके उस लेडी के पास जाता है और उसको पता चलता है कि असल में वह कोई लेडीज नहीं बल्कि एक लेडीज भूत था और शायद से वह भूत उस घर में जो फैमिली थी उसकी मेड का भूत था और उस मेड के चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। खैर मेको बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह डर के चिल्लाने लगता है। अब इधर उधर भागने भी लगता है और भागते भागते वह विला के पीछे बने हुए ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाता है। अब मी की आवाज़ सुनकर बाकी सब भी उस ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाते हैं और वहां बनी हुई ग्रेव्स को देखकर वह सभी बहुत डर गए थे क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि विला के आसपास ग्रेवयार्ड भी था और वह उन ग्रेव्स के बारे में पूछने के लिए सभी नॉर्तो के पास जाता है, लेकिन नॉर्तो घर पर था ही नहीं और उसके घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वर्दी अब हिम्मत करके अंदर जाता है और अंदर लगे हुए शीशे में वह कुछ देखता है जिसकी वजह से वह अपनी आंखें मसलने लगता है कि वह सच में है या फिर नहीं, और फिर वह अंदर नॉर्तो को ढूंढने लगता है लेकिन उसे अंदर एक बड़ा शीशा दिखता है और शीशे में जो वो उसको देखता है उसको देखकर वर्दी बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगता है, लेकिन वह शीशे में क्या देखता है इसको हमें दिखाया नहीं जाता है। तभी वहाँ नॉर्तो की जगह उसके पिता तारजो आ जाते हैं जो कि वर्दी को शांत करते हैं और वह उन सबको चाय पीने के लिए देते हैं। अजीब बात तो यह थी कि नॉर्तो ने तारजो के बारे में उन सबको कुछ नहीं बताया। खैर वह सभी तारजो से उन ग्रेव्स के बारे में पूछने लगते हैं तो वह उनको यह बताता है कि विला पहले एक डच फैमिली का हुआ करता था जिसका मालिक एक डच आदमी था जिसका नाम था हेंस और असल में एक हाफ डच और एक हाफ इंडोनेशियन लेडी से शादी कर ली थी। अब एक दिन हेंस को पता चलता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाले 3 आदमी पैसों की चोरी और घोटाला का काम कर रहे थे, इसलिए हेंस ने उन तीनों को काम से निकाल दिया और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन तीनों आदमियों ने हेंस के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, जिसमें हेंस की 2 बेटियां थी, उसकी बीवी, उसके रिलेटिव्स और उसके हेल्पर्स और मेड भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात कि हेंस की छोटी बेटी मॉरिसिस को भी उन आदमियों ने ख़त्म कर दिया था जो कि मात्र 7 से 8 साल की रही थी और मॉरिस वही लड़की थी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। विच एक्सप्लेनेशन कि उस घर के अंदर क्या हो रहा था। खैर रूमर्स यह भी है कि उन सभी फैमिली मेंबर्स हेल्पर्स और मेड्स की ग्रेव पहले पब्लिक ग्रेवयार्ड में भी थी, लेकिन एक दिन उन तीनों आदमियों की लाश उनकी ग्रेव के ऊपर बहुत ही बुरी हालत में मिली, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन सबकी ग्रेव्स विला के पीछे बना दी थी। यानी हो सकता है कि उन स्पिरिट्स ने इन तीनों की चोरों को और मर्डरर्स को खत्म कर दिया था। खैर फिर कुछ साल पहले वो विला तनगर नाम के एक मर्चेंट ने खरीद लिया था, लेकिन
कुछ साल बाद वह भी खत्म हो गया था और वह विला तनगर के बेटे का है, लेकिन वह खुद इंडोनेशिया में नहीं रहता और उसने उस विला को बेचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन विला बहुत पुराना था और बहुत ही बुरी हालत में थी। सबसे बड़ी बात थी कि उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में खराब, तो उसने उस विला को रेंट पर देकर उन रेंट के पैसों से उस विला को रेनोवेट करने का सोचा और डेफोन उसका पहला ही कस्टमर था। लेकिन सोच कर देखो कि इतने कम पैसों में वह उसको रेनोवेट कैसे करवाता। खैर, अब तराजू की बात सुनकर वह सभी बहुत डर गए थे और वह वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कार शुरू ही नहीं होती और गुस्से में भी कार को हिट कर देता है क्योंकि वह कार वर्दी की थी। तो वर्दी मी पर गुस्सा करने लगता है कि उसने कार पर अपना गुस्सा क्यों निकाला और माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी वाला हो जाता है। लेकिन तारजो कहता है कि नार्तो आकर उनकी कार को ठीक कर देगा और तब तक वह सभी विला में जाकर आराम कर ले। फिर वह सभी विला के अंदर चले जाते हैं और लिया कबर्ड में से गिलास निकालने लगती है जहां पर उसे एक बच्ची का भूत दिखता है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है और लिया भी उस चीज़ को इग्नोर करके बाकियों के पास चली जाती है और वह सभी माहौल सही करने के लिए ड्रिंक्स करने लगते हैं और एक सेल्फी भी क्लिक करते हैं जिसके अंदर उनके फेमस जो थे वह डिमोनिक लग रहे थे, लेकिन उस फोटो को वह देखते नहीं और सोने चले जाते हैं। खैर, अब सभी सो रहे थे लेकिन सेरा जाग रही थी और उसे कुछ आवाज़ भी, और तभी उस पर हेंस की बीवी का भूत हमला कर देता है और सेरा चिल्लाने लगती है। लेकिन जब तक लिया की आंख खुलती है तब तक हेंस की बीवी का भूत वहां से गायब हो गया था। उधर डेफोन अपने कैमरे में टाइम पास करने के लिए ऐसी ही फोटो क्लिक कर रहा था और उसे कैमरे में हंसे कि हेंस की बीवी का भूत दिखता है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होता। फिर वहाँ मी और वर्दी आ जाते हैं और कुछ खाने के लिए पास वाले ढाबे पर जा रहे होते हैं और डेफोन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब वह सेरा को भी साथ चलने के लिए पूछते हैं और सेरा भी साथ चलने के लिए मान जाती है, लेकिन लिया को सोना था तो वह वहीं अकेले पर रुक जाती है, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि उसको पता था कि वह विला हॉन्टेड है, फिर भी वो वहीं पर रुक गई। खैर, अब सेरा रूम का दरवाज़ा बंद करके वहां से चली जाती है और हम दरवाजे के पीछे हेंस की बीवी को देखते हैं। उधर मी, वर्दी, डेफोन और सेरा उस ढाबे तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके साथ एक गोस्ट भी पीछे पीछे आ गया था जिसे उस ढाबे की ऑनर ने देख लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह भूत है। उसको लग रहा था कि शायद वह सेरा और उसके दोस्तों के साथ वहां पर आई होगी। खैर, अब सेरा अपना इंस्टाग्राम खोलती है और उसने वह सेल्फी बिना देखे ही अपलोड कर दी थी जो कि उन्होंने वहां पर ली थी ड्रिंक्स करते टाइम, और लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वह सेल्फी नॉर्मल नहीं है और सेरा वह सेल्फी में वर्दी और डेफोन को दिखाती है। जब उनको पता चलता है कि यह सेल्फी वाकई में ओरिजिनल है और इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ थी, तो वह सभी कल के कल ही सब उसको विला से निकलने का प्लान बना लेते हैं। और फिर वहाँ ढाबे की ऑनर 5 सूप लेकर आती है, लेकिन वह तो बस 4 ही थे, तो वह कहती है कि हम तो 4 लोग ही हैं, तो 5वां सूप किसके लिए। लेकिन जब ऑनर उनको यह बताती है कि वहाँ पर तो 5 लोग आए थे, लेकिन 5वां कहाँ गया उसको नहीं पता। अब उधर विला के अंदर भूत अब लिया हो को हंट कर रहे थे और ऊपर से उसके रूम का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। तभी दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता है और लिया को अपने रूम के बाहर डेफोन और सेरा दिखते हैं जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहे थे और लिया भी उनके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर असली सेरा और डेफोन मेको और वर्दी के साथ आ गए थे और यह बात तो हमको पहले ही आइडिया लग गई थी कि यह दोनों वह नहीं थे। खैर, लिया उनके सारी बात बताती है और अब तक तो वह इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वो वहाँ से निकल जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। अब क्योंकि वह सभी बहुत डरे हुए थे तो वह सारी रात जागते ही रहते और मेको वह बेसमेंट में से किसी की आवाज़ भी आ रही थी।
और वह आवाज़ डेफोन को भी आ रही थी, लेकिन वह दोनों बेसमेंट में जाने से डर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि नॉर्तो ने उन्हें बेसमेंट में जाने से मना किया था। खैर, अब यह दोनों ही बाकियों के पास जाते हैं और उनको सनराइज़ देखने के लिए वहाँ की फेमस पॉइंट पर चलने के लिए कहते हैं और सभी सनराइज़ देखने के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। वह सभी सनराइज़ देखते हैं और फिर वह एक कार रेंट पर लेते हैं और उसके इलाके में सभी अच्छी जगहों पर घूमने लगते हैं। काफ़ी एंजॉय करते हैं कि तभी उनके पास नॉर्तो का कॉल आता है और वर्दी नॉर्तो से पूछता है कि क्या उसकी कार रेडी है। तो नॉर्तो कहता है कि हाँ, कार तैयार है और वर्दी नॉर्तो को अपने पिता तार्जो को थैंक यू बोलने के लिए कहता है, क्योंकि कल रात उसने उसकी बहुत हेल्प करी थी। लेकिन नॉर्तो का कहना था कि वह वहाँ पर अकेला रहता है और उसके पिता तो जकार्ता में हैं और नॉर्तो की इस बात से सभी दोस्त बहुत ही हिल गए थे। अगर उसका पिता जकार्ता में रहता है तो वह कौन था जिसे कल उन्होंने बात कर रही थी। खैर, फिर हमें पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उन 3 वर्कर्स ने जिन्होंने कंपनी के अंदर घपला किया था, उन्होंने हेंस की पूरी परिवार को कैसे ख़त्म किया। अब तभी हमको एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि तार्जो भी असल में हेंस का एक हेल्पर हुआ करता था और उस रात उन तीन अप्लाइजर्स ने असल में तार्जो को भी ख़त्म कर दिया था। यानी कि जिसको हमने देखा था वह तार्जो का भूत था जो कि इनको पूरी कहानी सुना रहा था। और अगर तार्जो ख़त्म हो चुका है तो नॉर्टन ने ऐसा क्यों कहा कि उसका पिता तो जकराता में रहता है। यह तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है। हमको यह पता चलता है कि जिस रात वह 3 लोग हेंस के परिवार को ख़त्म करने आए थे, उस रात असल में मॉरिसस का बर्थडे था और उन 3 लोगों ने उस घर में मौजूद हर एक शख्स को ख़त्म कर दिया, इवन मॉरिस को भी। तभी विला के अंदर हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो कि बेसमेंट से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वह पियानो बजाने लगती है। तभी वहाँ सभी दोस्त भी आ जाते हैं और उनको देखकर वह ओल्ड लेडी वापस में बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन उसे बेसमेंट में जाते हुए वर्दी ने देख लिया था और वर्दी डेफोन को लेकर बेसमेंट में जाने लगता है। तभी वहाँ पर लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगती है, यानी कि बंद चालू होने लगती है। और जैसे ही वर्दी और डेफोन बेसमेंट में एंटर करते हैं, वैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर वहाँ नॉर्तो आ जाता है। अम्मी के साथ बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है। उधर भूत लिया और सेरा को हंट करने लगते हैं और नीचे बेसमेंट में डेफोन और वर्दी को हेंस की फैमिली की फ़ोटो और चीज़ें मिलती है जो कि बहुत सालों से वहाँ पर वैसे ही पड़ी हुई थी। और नीचे उन्हें वही बूढ़ी महिलाएं मिलती है जो कि बेसमेंट में बने हुए एक दूसरे रूम में थी और वह कोई भूत नहीं थी बल्कि वह इंसान थी। जी हाँ। खैर, फिर वह दोनों ही उस बूढ़ी महिला को बेसमेंट से बाहर लेकर आते हैं और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी का असली पत्ते। और इस कहानी में यह एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब तक हम इतने सारे पूरे भूत प्रेतों को देखते आ रहे थे तो हमको लगता था कि शायद यह बूढ़ी महिला भी भूत होगी, लेकिन यह तो इंसान थी। लेकिन शॉकिंग चीज़ यह नहीं थी। शॉकिंग चीज़ यह थी कि असल में यह बूढ़ी महिला मॉरिस थी। जी हाँ, असल में उस रात उनको यह लगा कि शायद से मॉरिस ख़त्म हो गई है और उसको वहीं पर वह छोड़कर चले गए। लेकिन असल में हुआ यह था कि मॉरिस बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी और उसकी वजह से मॉरिस की स्पाइन हमेशा के लिए मुड़ गई थी, बेंड हो गई थी। और यह जो सारी बातें मॉरिस ने सुन ली थी कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ, जिसके चलते उससे अपने माता पिता की याद आ रही थी, इसलिए वह हॉस्पिटल से भागकर अपने विला पहुंच गई, जहां पर उसे अपने परिवार के भूत मिले और उन्होंने उसको विला के अंदर ले लिया। और वह पिछले 70 साल से मॉरिस के साथ बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार की तरह ही रह रहे थे। लेकिन जब भी कोई उस विला के अंदर आता था तो यहाँ पर
हेंस और उसके परिवार के भूत जो थे उनको लगता था कि शायद वह मॉरिस को नुकसान ना पहुंचा दे, जिसके चलते वह उसको खत्म ही कर दिया करते थे। और इसके पीछे एक रीजन और था कि सच्चाई बाहर ना आ पाए। खैर, अब यह सभी दोस्त मिलकर बूढ़ी मॉरिस को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन हेंस और उसका परिवार सेल्फिश कह लो या फिर अपनी बच्ची के प्रति प्यार कह लो, वह उनको मॉरिस को वहां से लेकर जाने ही नहीं दे रहे थे। और पूरा परिवार उनको रोकने की कोशिश करने लगता है और पूरी फैमिली सभी दोस्तों पर हमला कर देती है और मॉरिस को अपने साथ ले जाती है और मॉरिस भी अपने फैमिली के साथ ही जाना चाहती है। खैर अब बहन सभी दोस्तों पर हमला कर देता है अब और वर्दी को भी अपने साथ खींचकर ले जाता है और सभी दोस्त उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। खैर, अब सभी अंधेरे की तरफ देखते रहते हैं कि शायद वहां से वर्दी वापस आ जाए और थोड़ी देर बाद में शॉकिंगली वर्दी वापस भी लौट कर आ जाता है और सभी दोस्त उसको सही सलामत देखकर खुश थे। फिर वह सभी दोस्त फिर कार में बैठकर जल्दी से वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, यानी कि कार बिल्कुल सही थी। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस अब फिर से अपने परिवार के साथ थी और सभी बहुत खुश थे। यानी कि सोच कर देखो कि इतने साल में मॉरिस वही बेसमेंट के अंदर घर के अंदर रह रही थी, लेकिन इसके बारे में ना तो नॉर्तो को पता चलता था या लेकिन सबसे वियर्ड बात यही है कि जो नॉर्तो था उसने यह बात क्यों नहीं कही उसके पिता, क्योंकि अगर उसके पिता खत्म हो गए थे तो यहाँ पर काम करते थे तो उसको आइडिया होना चाहिए कि उसके पिता तो यहाँ पर है ही नहीं बल्कि वह तो गुजर चुके हैं। अब हो भी सकता है कि ऑफ स्क्रीन यह बात शायद से दोस्तों को बताई गई हो या फिर यह भी हो सकता है कि नॉर्तो भी शायद जिंदा नहीं था। एनीवेज, हम कार के अंदर सभी दोस्तों को देखते हैं और वह सभी बहुत खुश थे कि वह सभी सही सलामत उस हॉन्टेड विला से बाहर निकल गए, यानी कि तनगर विला से, हेंस विला से। लेकिन मूवी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं। लेकिन तभी हम वर्दी को देखते हैं कि जिसका फेस हम हेंस की तरह लग रहा था। जी हाँ, क्योंकि हेंस ने जब उसे अंधेरे में खींचा था तो उसने उसे पस कर लिया था और ऐसा इसलिए था क्योंकि हेंस के अंदर कुछ इच्छाएं थी जो कि वह विला से बाहर जाकर पूरी करना चाहता था और फाइनली उसने विला से बाहर निकलने के लिए यह सब किया। विला से बाहर निकलने का रास्ता यही था कि एक गिल्ट वाले पर्सन को पस किया जाए और वर्दी के मन में हमेशा से गिल्ट था कि उसे लिया को प्रपोज नहीं करना चाहिए था और शायद से अगर वह थोड़ा इंतजार कर लेता तो वह हाँ कर सकती थी। तो इसी वजह से हेंस ने वर्दी को पजेस कर लिया और मिरर में उस दिन वर्दी को अपने फेस की जगह हेंस का ही फेस दिख रहा था। जब आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब वह अंदर जाता है तो वहाँ पर मिरर के अंदर उसको कुछ दिखता है, लेकिन उस पे वह यकीन नहीं करता और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो हेंस ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वह वर्दी को पस करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इसलिए वर्दी बहुत पैनिक कर रहा था और हम देख पाते हैं कि वर्दी अब वर्दी नहीं रहा बल्कि उसके अंदर हेंस की स्पिरिट हमेशा रहेगी और वो इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह द कर्स ऑफ नाइट डेविल फिल्म की कहानी, यानी कि कुतु काम समीलान शैतान फिल्म की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सच्ची घटना, हेंस विला की घटना पसंद आई होगी। यह इंडोनेशियन मूवी काफ़ी फेमस हुई थी, काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी इसने कमाए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मैं आप सबको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में।